हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रीतमपुर कहकर एक गांव में अतुल कहकर एक गरीब दही कचौड़ी वाला रहता था। अतुल अपने माता पिता पुष्पा और चंदन लाल के साथ रहता था। अतुल की दही कचौड़ियां पूरे गांव में मशहूर थीं। सभी चटोरे उसके ठेले के पास आकर दही कचौड़ी खाने का आनंद उठाते थे। हाय 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 आहाहाहा, वाह 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 वाह, क्या दही कचौड़ी है, एकदम ही लाजवाब और मसालेदार। बोले तो फंटेस्टिक। हाँ हाँ, मुझे भी यह दही कचौड़ी बहुत पसंद आई है। मुझे तो और 5 प्लेट पैक कर दो। मेरे घर वाले इस दही कचौड़ी को खाकर खुश हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन है इसका स्वाद। धन्यवाद भाई साहब। अतुल की शादी की उम्र हो चुकी थी और उसकी मां पुष्पा उसके लिए रिश्ता ढूंढने में लगी हुई थी। उसी गांव में एक धनवान व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम राजवर्धन था। राजवर्धन की बेटी निशा अपनी इंटरनेशनल ट्रिप पूरी करके सालों बाद अपने घर आई थी और एक दिन यूं ही कार में एक जगह जाते समय उसे अतुल का दही कचौड़ी ठेला दिख जाता है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। वाह, दही कचौड़ी! ड्राइवर ड्राइवर, गाड़ी रोको, मुझे दही कचौड़ी। ठीक है मैडम, मैं अभी लाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे वहाँ खड़े होकर दही कचौड़ी खाने का फुल मजा लेना है। आप खाओगे? नहीं नहीं मैडम। ओके, रुकिए, हाँ मैं आई बस। निशा अतुल के ठेले के पास जा रही होती है कि तभी उसे एक बड़ी ट्रक ठोकने वाली होती है। तभी अतुल अपना सारा काम छोड़कर निशा को बचा लेता है। निशा अतुल की बाहों में गिर जाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रह जाते हैं। दोनों को एक दूसरे से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। निशा मैडम, आप ठीक तो है ना? मैं भी मालिक को फोन करके बताता हूँ। कोई जरूरत नहीं भैया, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आपका नाम? अतुल। अतुल नाम है मेरा। थैंक यू सो मच अतुल। आज अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो ना जाने क्या हो जाता। वेलकम मैडम जी। इट्स नॉट वेलकम, इट्स वेलकम। अच्छा कोई बात नहीं, भेल को रखो साइड में। सबसे पहले मुझे तुम्हारे हाथ की दही कचौड़ी खिलाओ यार, बहुत मन कर रहा है। हाँ जी जी, चलिए ना। निशा अतुल के हाथ की दही कचौड़ी खाती है और उसे वो बहुत पसंद आती है। अब निशा रोजाना अतुल के ठेले पर दही कचौड़ी खाने आती है और ऐसे ही दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है। दोनों एक दूसरे को अकेले में मिलने लगते हैं। आई लव यू अतुल। आई लव यू टू निशा जी। लेकिन एक दिन राजवर्धन का एक पहचान वाला आदमी अतुल और निशा को साथ देख लेता है और वो अपने मोबाइल फोन में उनकी फोटो क्लिक करके राजवर्धन को भेज देता है, जिसके बाद राजवर्धन गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपने आदमियों के साथ उस जगह पहुंच जाता है और अतुल को खूब मारता है। निशा को अब बंगले में ही बंद रखा जाता है। पापा मुझे बाहर निकालिए, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे अतुल के पास जाना है पापा। अतुल और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पापा। मुंह बंद कर अपना बेवकूफ। अरे बेशरम लड़की, तुझे कुछ अकल भी है क्या? उस 2 कौड़ी के दही कचौड़ी वाले से प्यार कर बैठी है तू? मैंने तेरे लिए एक लड़का ढूंढा है, यश। यश तुझे बहुत प्यार करता है और वो एक बहुत अमीर आदमी है। नहीं पापा, मुझे यश से शादी नहीं करनी है। आप अपने बिजनेस रिलेशंस बढ़ाने के लिए मेरी शादी को मोहरा नहीं बना सकते पापा। मुझे पैसों से कुछ मतलब नहीं है, प्यार को पैसों से नहीं तोला जा सकता है पापा। निशा बहुत रोती है लेकिन राजवर्धन उसकी एक नहीं सुनता। वो निशा और यश की शादी कराने का फैसला करता है। शादी के दिन यश बारात लेकर आता है और निशा की माँ सुगंधा उसका साज श्रृंगार करके उसे दुल्हन बनाती है। माँ, आप क्यों कर रही हो मेरे साथ? आपको भी मेरी खुशियों की कुछ परवाह नहीं है क्या? प्लीज प्लीज माँ, मुझे जाने दो ना माँ। लेकिन बिटिया, अच्छा ठीक है, जा तू यहाँ से। मैं किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगी और सबसे कहूंगी कि तू भाग गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माँ, आई लव यू। खुश रहना मेरी बच्ची। सुगंधा निशा को पीछे की खिड़की से भागने में मदद करती है और निशा भागकर सीधे अतुल के पास जाती है और अतुल और निशा उसी रात मंदिर में शादी कर लेते हैं। वहीं राजवर्धन और यश निशा के भाग जाने से तिलमिला उठते हैं। वो दोनों उसे अतुल के घर पर ढूंढते हैं। तभी निशा पुलिस बुलाती है और पुलिस उन लोगों को रोकती है। देखिए, चाहे जो भी हो, ये दोनों अब पति पत्नी हो चुके हैं। आपकी बेटी ने शादी करने से पहले मुझसे परमिशन ली थी
और सिक्योरिटी मांगी थी। आप किसी की भी किसी के साथ जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकते। अरे लेकिन बस, अब ये मैटर यहीं क्लोज हो जाता है। राजवर्धन अब अपनी बेटी से बातचीत करना बंद कर देता है और यश भी अब कुछ नहीं कर पाता। अतुल और निशा दोनों अपने छोटे से संसार में बहुत सुखी और समृद्ध जीवन बिताने लगते हैं। निशा अपने सास ससुर पुष्पा और चंदन लाल की बहुत अच्छे से सेवा करती है। चलिए उठिए पापा जी, आपकी दवाई का समय हो गया है। और माँ जी, मैंने आपके लिए काढ़ा बना दिया है यूट्यूब पर रेसिपी देखकर। आपको बस काढ़े को पीकर खांसी से राहत मिलेगी। अरे सच में न जाने हमने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे जो हमें तुझ जैसी बहू मिली है। हम वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं बहू। अतुल अपने दही कचौड़े ठेले से बहुत पैसे कमाने लगता है और उसने जो पैसे जोड़े थे उनसे अब वो एक स्टॉल खरीद लेता है जिसमें वो दही कचौड़ी बेचने लगता है। अतुल की बढ़ती प्रगति और निशा को भी उसके साथ खुश देखकर यश को बहुत गुस्सा और जलन होने लगती है। बहुत खुश है ना तू इसके साथ निशा? अब देख मैं क्या करता हूं। अब मेरा निशाना सीधे उस गरीब दही कचौड़ी वाली अतुल पर है। जब अतुल ही नहीं रहेगा इस दुनिया में तो तुझे थक हार कर मेरे साथ ही शादी करनी पड़ेगी निशा। और एक बार मैं तुझसे शादी कर लूं फिर तेरे बाप राजवर्धन को भी जान से मारकर उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगा। बस एक बार तुझसे शादी कर लूं मैं। यश अब अतुल को जान से मारने की प्लानिंग करता है। उसी रात जब अतुल अपने स्टॉल को बंद करके घर जा रहा होता है तभी वहां पर हाथ में बंदूक लेकर यश वहां आ जाता है और वो उस बंदूक को अतुल पर तानता है। अतुल डर जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? आज तो मैं तुझे खत्म करके ही रहूंगा, तब जाकर मेरी निशा से शादी होगी और उसके बाद राजवर्धन की मौत और फिर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन यश बंदूक चलाए उससे पहले ही वहां पर पुलिस आ जाती है और उसकी बंदूक को उसके हाथ से छीन लेते हैं। हाँ, लौटा दे मेरी बंदूक। अबे चुप, वरना एक चमाट मारूंगा सीधा मरी जाएगा तू। तभी वहां पर राजवर्धन आता है। अरे राजवर्धन अंकल, आप यहाँ देखिए ना, ये लोग। यश कुछ और कहे उससे पहले ही राजवर्धन उसके गाल पर एक थप्पड़ लगाता है। तुझे क्या लगा मैं पागल हूं? मुझे कुछ समझ नहीं आएगा? मैं आज दोपहर को तुझसे मिलने तेरे घर आया था, लेकिन तभी मैंने तेरी सारी बातें सुन ली थी। कैसे तुम मेरी बेटी से शादी करके मेरे मर्डर की भी प्लानिंग कर रहा था। गिरफ्तार कर लो इस दरिंदे को। पुलिस यश को गिरफ्तार करके ले जाती है और राजवर्धन अतुल और निशा के पास जाकर उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो निशा बेटी, मैं गलत था। अतुल भले ही गरीब है लेकिन वो तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे सकता है जो न मैं दे सकता और न यश दे पाता। मैंने तुम दोनों के प्यार को समझने में भूल कर दी। राजवर्धन आखिर में खुद निशा और अतुल की धूमधाम से शादी कराता है और वो दोनों अपने परिवार संग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तारकपुर कहकर एक गांव में रोशनी अपने पति मुकुल, सास सुरेखा और ससुर बंसीलाल और ननद निशा के साथ रहा करती थी। रोशनी एक बहुत ही गुणवान और सर्वगुण संपन्न बहू होती है। उसके हाथ का खाना ससुराल में सभी को पसंद आता है। अरे वाह रोशनी बहू, तुम्हारे हाथ का खाना तो सच में एकदम कमाल का है। मजा ही आ गया खाकर। लेकिन बहू, तुम्हें ये इतना स्वादिष्ट खाना बनाना किसने सिखाया? क्योंकि तुम तो बचपन से ही अनाथ थी। पापा जी, वो मैं बचपन से ही ना एक ढाबे पर काम करती थी, वहाँ के महाराज जी से सीखा था। वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे। चलो अच्छा है, मेरे जब भी मन चलेगा तब मैं अपनी भाभी को कहकर कुछ भी बनवा सकती हूँ। क्यों रोशनी भाभी? अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल निशा। रोशनी की सादगी ही थी जिस पर मैं अपना दिल हार बैठा। अगर मैं पूरी दुनिया में भी ढूंढने निकला तो मुझे रोशनी जैसी जीवन साथी कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं। ओ, नजर ना लगे आप दोनों की जोड़ी को। तू 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 तू। बस मेरी पिछले 5 महीने से रुकी हुई तनख्वाह एक बार आ जाए, तब हम सब साथ में सिनेमा घर में पिक्चर देखने जाएंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक हफ्ते बाद अचानक से मुकुल सोता है और फिर अगली सुबह उठता ही नहीं। वो नींद में ही स्वर्ग सिधार चुका था। उसका देहांत हो चुका था, जिसके बाद पूरा परिवार बुरी तरह सदमे में आ जाता है। बेचारी अभी अभी सुहागन बनी रोशनी विधवा बन जाती है। माँ, पापा जी, ये लीजिए आपकी दवाइयाँ। मुकुल को गए 6 दिन हो गए हैं
और आपने अभी तक अपनी दवाइयाँ नहीं खाई हैं। न जाने कितने डोज मिस कर दी हैं आपने इनके। तभी सुरेखा गुस्से में रोशनी के हाथ का ट्रे उठाकर फर्श पर फेंकती है। कांच का ग्लास टूटता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे मुकुल को तू नहीं मारा है। 10 दिन नहीं हुए हैं तुझे ऐसे इस घर में आए और तेरे आते ही मुकुल नहीं रहा। मेरा मुकुल मुझे छोड़कर चला गया सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने सही कह रही है माँ। जब से आई है तो तब से रोज रोज कुछ ना कुछ नया खाने के लिए बनाती हो। आप ही ने कुछ मिलाया होगा उनके खाने में, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। हाँ, तुम्हारी ही कुंडली में कोई दोष होगा जिसकी वजह से हमारे मुकुल की मौत हो गई। खा गई तू हमारे जवान बेटे को, खा गई तू। ये आप सब क्या बोल रहे हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी माँ जी, पापा जी, निशा? मैं मुकुल से सच्चा प्यार किया है। आप लोग इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकते हैं? मैं इस घर की बहू हूँ। अरे चुप, एकदम चुप। तू बहू नहीं, तू ढोंगी औरत है, कलेश है, पनौती है। और पनौती को इस घर में क्या, इस पूरे गांव में रहने का अधिकार नहीं है। इसीलिए निकल जा मेरे घर से। सुरेखा रोशनी का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे तक खींचकर लाती है और उसे धक्का मारकर बाहर निकालती है। रोशनी कीचड़ में गिरती है और उसके मुंह पर पूरा कीचड़ लग जाता है। देख देख अपने चेहरे को, आखिर तेरा अस्तित्व ही है ये। अनाथ जो है तू, और तेरी असली जगह इस कीचड़ में ही है। तू कभी किसी के घर की बहू नहीं बन सकती, समझ गई तू? रोशनी को आस पड़ोस वाले देखते हैं और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो अपनी शक्ल छुपाकर रोते हुए गांव से जंगल की ओर भागती है और एक नदी में अपना चेहरा धोती है और अपने प्रतिबिंब को देखती है और रोती है। मैंने मुकुल को नहीं मारा है। ये बात मेरे ससुराल वाले क्यों नहीं समझ रहे? अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मैं फिर वही लौट आई हूँ जहाँ मैं बचपन में थी, सड़क पर। रोशनी उस जंगल में ही एक टेंट बांधती है और उसमें जाकर अपनी किस्मत पर खूब रोती है। दिन बीत जाते हैं और रोशनी आस पड़ोस के गांव में नौकरी की तलाश करने जाती है, लेकिन सफेद साड़ी में बिना मंगलसूत्र का देख कोई भी उसे काम नहीं देता। वो कई लोगों से रहने के लिए किराए का मकान भी मांगती है, लेकिन एक अकेली औरत को देख कोई घर नहीं देता। थक हार कर रोशनी को जंगल में ही लौटना पड़ता है। तारकपुर में बहुत से पर्यटक घूमने आया करते और वो जंगल की भी सैर करते। जब जब उन्हें भूख लगती वो लोग पेड़ से फल तोड़कर खाते। तभी ये सब देखकर रोशनी के दिमाग में एक सुझाव आता है। रोजाना गांव में लगभग 50 से 60 पर्यटक तो आते ही हैं और उन्हें भूख लगने पर वो फल तोड़कर खाते हैं। मुझे कहीं कोई काम मिलने से रहा, क्यों ना मैं यहीं जंगल में ही अपना छोटा सा ढाबा खोलूं, जिसमें मैं बढ़िया बढ़िया खाना बनाऊंगी और जंगल में आते जाते लोगों को खिलाऊंगी। इससे मेरे पास अच्छे खासे पैसे भी इकट्ठा हो जाएंगे। फिर मैं शहर चली जाऊंगी, वहां पर तो बहुत सारी नौकरियां मिलती हैं, ढूंढ लूंगी कोई नौकरी अपने लिए। लेकिन ढाबा बनाने के लिए भी तो बहुत खर्चा आएगा और मेरे पास तो केवल खाना बनाने का सामान लाने के लिए ही पैसे हैं। क्या करूं? रोशनी ये सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र टेंट पर जाती है और वो तय करती है कि वो अब ऐसे ही कई सारे टेंट्स बनाएगी और जंगल में अपना टेंट ढाबा खोलेगी। और इसी तरह रोजाना जब जब कोई जंगल में आता वो रोशनी के खाने की खुशबू से खुद को रोक नहीं पाता और खाना खाता ही खाता। सब अपने अपने अलग अलग टेंट्स में बैठकर खाना खाते हैं और रात में तो मशाल जलाकर और चमकते हुए जुगनुओं की रोशनी में रोशनी का टेंट ढाबा किसी रोमांटिक डिनर डेट से कम नहीं लगता था। रोशनी अपने टेंट ढाबा के जरिए बहुत मशहूर होने लगती है। लोग उसके टेंट ढाबा पर आते हैं और व्लॉग्स शूट करके यूट्यूब पर पोस्ट करते। कुछ दिनों बाद तो दूर दूर से लोग आने लगते हैं और रोशनी की खूब सफलता होने लगती है। जय हो लक्ष्मी मैया की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ये छोटी सी शुरुआत मुझे इतनी सफलता देगी। एक दिन रोशनी के ढाबे पर 2 सेठ आदमी आते हैं। वो दोनों टेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी रोशनी उन्हें आपस में बात करते हुए सुन लेती है। बेचारा वो नवीन, उसकी पूरी 7 महीने की तनख्वाह बाकी थी। बहुत चिक चिक करने लगा तो उसे भी मैंने मौत के घाट उतार दिया।
अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक और एम्प्लॉय था मेरी कंपनी का। उसका नाम कुछ मुकुल मुकुल मुकुल, हाँ मुकुल था। उसकी भी पूरे 5 महीने की तनख्वाह बाकी थी, लेकिन मैंने उसे एक रात पहले ऐसी कोल्ड ड्रिंक पिलाई कि उसकी अगली सुबह वो नींद से उठा ही नहीं। हैला, क्या बात कर रहा है तू, सच में? और फिर मैं अपने सभी एम्प्लॉय के साथ यही करता हूँ, उनकी तनख्वाह ही नहीं देता और उनका किस्सा खत्म कर देता हूँ। अब मेरी कंपनी ठहरी एक छोटी मोटी कंपनी, कोई भला क्यों ही आएगा लड़ने झगड़ने। अरे सही है भाई तुम्हारा। रोशनी ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। उसने पूरी तो नहीं लेकिन आधी रिकॉर्डिंग कर ली होती है और वो तुरंत पुलिस को बुलाती है और उन्हें आधी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरे पति की कंपनी का ओनर। इसने मेरे पति की ही नहीं बल्कि ऐसे ही कई और लोगों की जान ली है। आपने सुना ना वॉइस रिकॉर्डिंग। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अपने बेटे को इंसाफ मिलने के बाद सुरेखा, बंसीलाल और निशा तीनों रोशनी से माफी मांगते हैं और वो उसे फिर से अपना लेते हैं। रोशनी भी उन्हें माफ कर देती है और वो अपने टेंट ढाबे के सहारे ढेरों पैसे कमाती है और अपने ससुराल वालों को अकेले ही संभालती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।